सर्दी के कारण बाहर दूर दूर तक प्राणी मात्र का पता नहीं था। कोहरे ने वातावरण को और भी रहस्यमय बना दिया था। घड़ी की सुई टिक टिक करके आगे जा रही थी, पर सुधा जी के मन में रह रहकर अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। वह मन ही मन बड़बड़ाए जा रही थी। रात के 10 बज गए थे, पर नैना अभी तक नहीं लौटी थी। वह द्वार तक पता नहीं कितने चक्कर लगा चुकी थी। सुधा को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। यूं तो शिखा ने चलते समय उसे आश्वासन दिया था, आंटी आप चिंता मत करें, मैं नैना को अपनी गाड़ी में साथ ले आऊंगी। पर उन्हें तो 9 बजे तक आ जाना था। अब तो 10:30 बज चुके थे, और वैसे भी शिखा भी थी तो लड़की ही। इतनी रात में 2 लड़कियां कोई गाड़ी रोक ही ले तो क्या कर लेंगी। इस समय सुधा के दिमाग में ना जाने कहाँ कहाँ की अनेक बातें आकर लुका छिपी कर रही थी। मन हटाने के लिए उसने टीवी खोल दिया, पर उसमें भी उसका मन न लगा। शिखा के घर वह अब तक कम से कम 5-6 बार फोन कर चुकी थी, पर हर बार उधर से खीजे स्वर में उत्तर मिलता, अभी नहीं आई है, जो उसे इस बात की अनकही चेतावनी देता कि अब मुझे डिस्टर्ब मत करिएगा। वह अपमानित सी स्वयं को लानत भेजती कि वह थोड़ा धैर्य क्यों नहीं रख पाती है। कॉलेज के कार्यक्रम में देर हो गई होगी, पर कुछ ही क्षणों में असुरक्षा और आशंका अभी अभी हुए अपमान पर इतना आच्छादित हो जाती कि व्यग्र होकर उसके हाथ पुनः फोन पर पहुंच जाते। तभी घंटी बजी। उसने लगभग दौड़कर द्वार खोला तो सामने शिखा खड़ी थी। वह उसे सामने पाकर उसी पर बरस पड़ी। तुम लड़कियां भी अति करती हो, इतनी देर हो गई और यह भी नहीं होता कि एक फोन ही कर देती। और अब नैना कहाँ छिपी है? उससे कहो झूठ मूठ डरने का नाटक ना करे। पर यह कहते कहते जब उसकी दृष्टि निश्चल खड़ी शिखा और पीछे खड़े खाकी वर्दी वाले पर पड़ी तो वह हतप्रभ रह गई। कुछ अनहोनी हुई है, यह तो वह समझ गई। उसने शिखा को झकझोर दिया, नैना कहाँ है? तुमने तो कहा था कि तुम उसे साथ ले आओगी। तब शिखा को किनारे कर साथ आए पुलिस वाले ने बताया, देखिए मैडम, थोड़ा धैर्य रखिए। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर सुधा तड़प उठी। उसने इंस्पेक्टर को लगभग डांटते हुए कहा, शर्म नहीं आती ऐसी मनहूस बातें कहते हुए? तुम क्या मेरी बेटी को पहचानते हो? देखिए, हमें किसी ने फोन पर बताया कि कॉलेज के पिछवाड़े एक लड़की का शव पड़ा है। हमने छानबीन की तो उसके पर्स में CHM कॉलेज का पहचान पत्र मिला। हम उस कॉलेज में गए तो पता चला कि वहाँ वार्षिक समारोह हो रहा है। इससे पहले कि हम अंदर जाते, हमें बाहर ही यह मैडम मिल गई। इन्होंने ही बताया कि यह आधा घंटे से अपनी सहेली नैना को खोज रही है। कुछ ही क्षणों में उसका कार्यक्रम होने वाला है और पता नहीं वह कहाँ है। तब हम उन्हें उस स्थान पर ले गए जहाँ वह शव था, और तब इन्होंने पुष्टि की कि यह आपकी बेटी नैना का शव है। अब सुधा शिखा पर बरस पड़ी, मैंने तो उसे तुम्हारे भरोसे छोड़ा था, तुमने उसे अकेला क्यों छोड़ा? शिखा तो स्वयं ही इस अनहोनी से आहत थी। वह सुधा की अवस्था को समझ रही थी, अतः निश्चल खड़ी रही। तब तक कॉलेज के दूसरे छात्र छात्राएं और प्रिंसिपल साहब भी आ चुके थे। उन्होंने बताया कि कोई नहीं जानता कि नैना वहां कब और कैसे पहुंच गई। नैना का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका था। लोगों से ज्ञात हुआ कि नैना के शरीर पर लगे खरोचों के चिन्ह स्पष्ट कर रहे थे कि मृत्यु से पूर्व नैना ने उन दरिंदों का पर्याप्त विरोध किया होगा जिन्होंने उसके साथ बल प्रयोग किया था, क्योंकि उसके शरीर पर जहां तहां खरोचों के चिन्ह थे। उसके हाथ पैर बांधे हुए थे और कपड़े फटे थे, जो उसके साथ हुए दुष्कर्म की कहानी कह रहे थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने सबकी आशंका की पुष्टि कर दी। ऐसा प्रतीत होता था कि दरिंदे 2 अथवा 2 से अधिक थे, जिन्होंने अपनी हवस शांत करने के पश्चात पहचाने जाने के डर से नैना की हत्या कर दी होगी। सभी के लिए यह एक राज था कि कार्यक्रम के बीच नैना कब, कैसे और क्यों पिछवाड़े के उस एकांत में पहुंच गई,
जहाँ प्रायः दिन में भी कोई नहीं जाता। नैना सीधी सादी काम से काम रखने वाली लड़की थी। समय से कॉलेज आना, अधिक से अधिक लाइब्रेरी चले जाना और फिर घर जाना ही उसकी दिनचर्या थी। दोस्तों के नाम पर सिर्फ शिखा ही उसकी सबसे अच्छी सहेली थी, अन्यथा वो बहुत ही कम बोलने वाली मृदुभाषी थी। अन्य छात्र छात्राओं से उसके बस औपचारिक संबंध थे, ना तो उसकी किसी लड़के से दोस्ती थी, ना ही ऐसी कोई कहानी उसके संबंध में सुनी गई थी। फिर तो कब नैना के शव का पोस्टमार्टम हुआ, कब सब परिचित एकत्र हुए, किसने उन्हें सूचित किया और कैसे अंतिम संस्कार संपन्न हुआ, सुधा को कुछ नहीं पता। वह यंत्रवत सब करती रही, पर उसकी आंखों के आंसू सूख गए थे। वह तो अभी इसे सत्य भी नहीं मान पाई थी। उसे तो यह किसी नाटक का भाग लग रहा था। वह इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। यह उसके जीवन में घटा है और नैना अब इस संसार में नहीं है। यह तो उसे तब समझ में आया जब एक एक कर अब तक उसे घेरे हुए सभी परिचित चले गए और वह अकेले रह गई। वह पागलों की तरह नैना को प्रत्येक कमरे में ढूंढने लगी कि क्या पता वो बचपन की तरह उसे सताने के लिए कहीं छिप गई हो और अचानक आकर उसे चौंका दे। पर जब सामने लगे, नैना के हार पड़े फोटो ने उसका कटु सच्चाई से सामना कराया, तो वह पागल सी हो गई। उसने फोटो पर पड़ी माला को नोच नोच कर फेंक दिया और वहीं धरती पर ढहकर फूट फूट कर रोने लगी। आज एकांत में उसका करुण क्रंदन सुनकर संभवतः चर अचर सभी पत्थर हो गए, जो किसी ने उसे चुप नहीं कराया। कब वह रोते रोते बेहोश हो गई उसे भी नहीं पता। ना जाने रात की कौन सी पहर में उसकी आंख खुली तो डर से उसके हाथ पांव जकड़ से गए थे, पर वहां था ही कौन जो उसे कुछ उठाता या उठाकर बिस्तर तक ले जाता। स्वयं ही प्रयास करके किसी प्रकार वह उठी और बिस्तर पर जाकर ढह गई। आज उसने जब मस्तिष्क पर जोर डाला तो उसे याद आया कि कोई कह रहा था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में लिखा था कि नैना के साथ बलात्कार। पूरी बात सोचने का भी साहस नहीं था उसमें। उसने अपने दोनों कान पर हाथ रख लिया और चीख उठी, नहीं नहीं, उस फूल सी कोमल बच्ची के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? उसकी बेटी ने तो कभी किसी से ऊंचे स्वर में बात भी नहीं की थी। सभी जानते थे कि नैना घर से सीधे कॉलेज जाती थी और कॉलेज से घर। वह तो आजकल की लड़कियों की तरह जीन्स भी नहीं पहनती थी। सादा सा सलवार कुर्ता और ओढ़नी ही तो उसकी वेशभूषा थी। एक बार नैना ने झिझकते हुए माँ से कहा था, माँ, आजकल मेरी सारी दोस्त जीन्स पहनती हैं, मैं भी एक ले लूं? सब मुझे बहन जी समझते हैं। तो सुधा बिगड़ गई थी। देख नैना, तू उनसे बराबरी मत कर, तू सीधे पढ़ाई कर, बस। तेरे आगे पीछे कोई भाई बाप नहीं बैठे हैं। मैं तुझे किस किस की बुरी नज़र से बचाऊंगी। जो फैशन करना है अपने ससुराल जाकर ही करना। उस दिन के बाद नैना ने कभी फिर नहीं कहा, ऐसी सीधी सादी बच्ची के साथ कोई क्यों कुछ करेगा। सब लोगों की बनाई बातें हैं। पर अगले ही क्षण माँ के बेटी के मुंह में बोराए मन से मस्तिष्क ने तर्क किया, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गलत थोड़े ही ना होगी। और इस सत्य से साक्षात्कार होते ही सुधा का रोम रोम क्रोध की अग्नि में सुलग पड़ा। उस माँ के रोम रोम ने उस अनचिन्हे अपराधियों को जितनी बद्दुआएं दे सकती थी दे डाली। उसका वश चलता तो वह उन दरिंदों को अपने क्रोध की अग्नि में ही झुलसा देती। वह कौन है और उसने ऐसा क्यों किया, यह जानने को वह व्यग्र हो उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कॉलेज का कार्यक्रम छोड़कर नैना उस एकांत में क्यों चली गई। अवश्य उससे किसी ने कुछ ऐसा कहा होगा जो उसे वहां जाने पर विवश होना पड़ा होगा। सुधा ने सोचा, अवश्य उसे किसी ने मेरे विषय में कुछ कहा गया होगा। सुधा को याद है बचपन में एक बार नैना स्कूल से आई तो सुधा घर पर नहीं मिली। उसने पड़ोस की शीला काकी से पूछा तो उन्होंने उसे चिढ़ाने के लिए कह दिया, तेरी माँ को चोर उठा ले गया। बस इससे पूर्व की चाची कुछ समझी। नैना बस्ता वहीं पटक कर चोर को खोजने चल पड़ी थी।
आज भी हो सकता है कि किसी ने उसे माँ के विषय में ही कहा होगा। जो आगा पीछा सोचे बिना वह पगली अकेले में चली गई। पर वह कौन था? उसकी नैना से कोई दुश्मनी थी कि उसकी अभागन बच्ची परिस्थितिवश क्षणिक उन्माद का शिकार हो गई? यह अनेक अनसुलझे प्रश्न सुधा को विक्षिप्त किए दे रहे थे, जिनके उत्तर संभवतः नैना के साथ ही विलुप्त हो गए थे। वह सोती तो नैना का दर्द से तड़पता, दानवों से लड़ता, सहायता के लिए पुकारता, असहाय चेहरा उसे पुकारता और वह पसीने पसीने होकर उठ जाती। पूरी पूरी रात वह कमरे में चक्कर लगाती। पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही थी। सुधा जब तक थाने जाकर कार्यवाही के विषय में पता कर आती। एक दिन वह सोकर उठी तो फोन की कर्कश ध्वनि घनघना उठी। उसने हेलो कहा तो उधर से रहस्यमय धीमी ध्वनि में किसी ने कहा, बुढ़िया चुपचाप केस वापस ले ले, नहीं तो तुझे भी तेरी बेटी के पास पहुंचा दिया जाएगा। सुधा क्रोध और उत्तेजना से कांपने लगी, पर इससे पूर्व कि वह कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करती, फोन कट चुका था। उसने निश्चय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए, अपना सब कुछ लुटा कर भी वह अपराधी को पकड़वा कर रहेगी। वैसे भी अब जीवन में बचा ही क्या है? अब तो उसके जीवन का लक्ष्य ही उन दरिंदों को दंड दिलवाना है। लक्ष्य की सफलता ही सुधा के मन में प्रज्वलित क्षोभ की अग्नि को शांत कर सकती है, उसके मन की अनसुलझी गुत्थियों को सुलझा सकता है। इस विचार ने उसे कुछ राहत दी। अभी वह विचारों में उलझी ही थी कि थानेदार अजीत आ गए। थानेदार ने उससे अनेक प्रश्न किए। नैना के मित्र कौन थे? उसकी किसी लड़के से दोस्ती थी कि नहीं? उसकी दुश्मनी किससे किससे थी? सुधा धैर्यपूर्वक अपने दर्द को नियंत्रित करके सभी प्रश्नों के उत्तर देती रही। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे पीड़ा के इस गरल को पीना ही था। धीरे धीरे यह घटना प्रचारित हो गई और अनेक महिला संगठन उसके सहयोग के लिए आगे आए। महिला संस्था की अध्यक्षता श्रीमती कुसुम जोशी अपनी सहयोगी कार्यकर्ताओं के साथ स्वयं उससे मिलने आई और उसका उत्साहवर्धन करते हुए उसका साथ देने का आश्वासन दिया। अगले दिन अपराधी को पकड़वाने के लिए महिला संस्था और अन्य अनेक संस्थाओं ने मिलकर पुलिस अध्यक्ष के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। अपराधी को पकड़ने के लिए नारे लगाए। पत्र पत्रिकाओं ने विचारों तेजक लेख लिखे। परिणाम सामने आया और अंत में वह दिन आ ही गया जब सुधा को अपनी तपस्या पूर्ण होती लगी। अपराधी पकड़ा गया। वह कॉलेज का ही एक कई वर्षों से फेल हो रहा छात्र था, जो शहर के धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति का पुत्र था। घटना के इतना तूल पकड़ने और मीडिया में बात उछलने के कारण ही पुलिस को उस पर हाथ डालना पड़ा था। ज्ञात हुआ कि एक बार कॉलेज जाते हुए उसने नैना का हाथ थाम लिया था। प्रतिक्रिया स्वरूप नैना ने सबके समक्ष ही उस पर हाथ उठा दिया था। संभवतः उसने उसी का बदला लेने के लिए यह कुकृत्य किया। जिस दिन वह पकड़ा गया, प्रातः से ही सुधा के घर पर बधाइयों का तांता लग गया। सुधा उस दिन पहली बार अपनी बेटी के फोटो को आंख मिलाकर देख पाई थी। उसने बेटी के फोटो पर हाथ रखकर प्रण किया, बेटी, मैं तेरी रक्षा तो नहीं कर पाई, पर तेरे अपराधी को अवश्य दंड दिलवाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपना जीवन भी गंवाना पड़े। सुधा ने अपना घर गिरवी रखकर प्रतिष्ठित वकील किया। यद्यपि उस पर दबाव भी डाला गया, पर जब उसकी सबसे अमूल्य निधि ही खो गई तो अब उसे किस बात का भय था। उसने निश्चय कर लिया कि वह अपनी बेटी के कातिल को दंड दिलाकर ही रहेगी। याचिका की प्रथम सुनवाई थी। विपक्ष के वकील ने उससे कुछ प्रश्न पूछने के लिए उसे कटघरे में बुलाया। वकील ने पूछना प्रारंभ किया, आपकी बेटी का किस किस लड़के से संबंध था? आपकी आय तो सीमित है, कहीं आपकी बेटी अपने कॉलेज के खर्चों के लिए कुछ ऐसा वैसा तो नहीं करती थी? प्रायः ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा हो जाता है। सुधा तो हतप्रभ रह गई। वह चीख पड़ी, वकील साहब, अपनी जुबान को वश में करिए। पर वकील शांत बना रहा। उसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा,
देखिए सुधा जी, इसमें अनहोनी कोई बात नहीं। आजकल अच्छे अच्छे घर की लड़कियां भी सब कर रही हैं और माँ बाप या तो जानते नहीं या जानकर अनजान बने रहते हैं। शब्द सुधा के हृदय में पिघले लावे के समान पड़ रहे थे। इससे बड़ी गाली और क्या हो सकती थी। जिस सम्मान की रक्षा के लिए माँ बेटी ने इतने दुख सहे, अपनी इच्छाओं का गला घोटा, आज उस सम्मान के चिथड़े चिथड़े हवा में तैर रहे थे। फिर भी सुधा स्वयं को नियंत्रित किए रही। उसे अपराधी को दंड जो दिलाना था, पत्रकारों को अपनी पत्र पत्रिकाओं के लिए अच्छा और सनसनीपूर्ण मसाला मिल गया था। सब अपनी अपनी अटकलें लगा रहे थे। वकीलों के तर्क और प्रश्न लोगों को हवा में ही कहानी बनाने को प्रेरित करने लगे थे। कुछ ने तो अपराधियों की कुत्सित मानसिकता, व्यभिचार एवं अनैतिकता के गर्त में गिरते समाज को दोषी माना था, तो कुछ की कल्पना कुछ अधिक ही उर्वर हो गई। वे एक दुखी माँ के दर्द और अत्याचारियों का शिकार हुई मृतिका के प्रति क्रूरता की अति संवेदनहीन हो गए और नैना के चरित्र पर ही प्रश्न चिन्ह लगा बैठे। नित्य बेसिर पैर की नई नई कहानियां जन्म लेने लगी। यह सुधा के लिए नैना के साथ हुए अत्याचार और उसकी मृत्यु से भी बड़े धक्के थे। सुधा के हृदय पर प्रति प्रश्न से लगने वाली चोटें उसे लहूलुहान कर रही थी, पर मन के रक्त के सागर में डूबते हुए भी वह अपने निश्चय पर अडिग थी। अगली सुनवाई थी। सुधा को फिर कटघरे में बुलाया गया। वकील आज नए प्रश्न लेकर आया था। पहला प्रश्न, आप कैसे कह सकती हैं कि उसके साथ जो हुआ वह उसकी इच्छा के विरुद्ध हुआ? आपकी बेटी के किस किस अंग पर खरोच के चिन्ह थे? उसके कौन कौन से वस्त्र फटे थे? बस, अब और नहीं। आगे सुधा कुछ नहीं सुन पाई। वह चीख पड़ी, मैं मुकदमा वापस लेती हूँ। नहीं चाहिए मुझे इंसाफ। कोई अधिकार नहीं है आपको मेरी मृतक बेटी का अपमान करने का। क्या अंतर है आप में और इस सामने खड़े अपराधी में? ये कहते हुए हाफते हाफते वह बेसुध हो गई और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। सबूतों के अभाव में अपराधी छूट गया। लोग उसके इस कदम पर अनेक आलोचनाएं करने लगे। अपनी सफलता पर आश्वस्त महिला संगठन सहज प्राप्त प्रसिद्धि के हाथ से निकल जाने से क्षुब्ध थे। कोई कह रहा था वह कायर निकली, कोई कह रहा था कि उसका मुंह धन से भर दिया गया। पर सुधा को अपनी बेटी का सार्वजनिक रूप से फिर से हो रहा चीरहरण किसी भी मूल्य पर सहनीय नहीं था। वह बस इतना ही कह पाई थी, बस, अब और नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।